वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 3 यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट्स है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, इसको दो एग्जाम्पल से समझना है, एक लैक ओपेरॉन और एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से। ये एक ई कोलाई में होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी मोस्टली स्टडी हुए हैं जीन एक्सप्रेशन के, वो ज़्यादा ई कोलाई में ही हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में कैसे रेगुलेट होता है, इसमें किसी मॉडल को नहीं देखना है, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे देखना है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखना है जो आरएनए में होता है, कैपिंग, स्पाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट देखेंगे लैक ओपेरा के मदद से। तो प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन कैसे होता है, तो बैक्टीरिया के पास भी अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कैसे काम करता है, अपने रिसोर्स वेस्ट नहीं करता। तो प्रोकैरियोट में क्या हो रहा है, ये किसको कंट्रोल करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को। कैसे, एनवायरमेंटल चेंजेस से। जब इसको जरूरत होगा तभी बनाएगा, जरूरत ना हो तो नहीं बनाएगा। जैसे हम घर में बिजली बचाते हैं, लाइट तभी जलाते हैं जब जरूरत हो, वैसे ही बैक्टीरिया अपने जीन्स तभी ऑन करते हैं जब उनकी जरूरत हो, क्योंकि उन्हें एनर्जी बचाना होता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने काम को एडजस्ट करना होता है, जैसे टेम्परेचर, पीएच या फूड अवेलेबिलिटी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, एक ही जगह हो सकता है। तो आसान शब्दों में क्या कर सकते हैं, जीन रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि कब कौन सा जीन काम करे और कब बंद रहे, ये डिसाइड्स करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंजर्व एनर्जी करना, कि एक्सप्रेस जीन को तभी करे जब उसका जरूरत हो, नहीं तो वो बंद रहे। और ये रेस्पॉन्स किससे करेगा, एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो, टेम्परेचर हो और पीएच कैसा हो, जिससे क्या रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैलेंस बैलेंस रहेगा। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। तो यहाँ रैपिड मतलब बहुत जल्दी एफिशिएंट रेगुलेशन का जरूरत होता है। तो प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन को 4 तरह से रेगुलेट किया जाता है, एक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, एक ट्रांसलेशन लेवल पे, एक चौथा पोस्ट ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल ऑफ आरएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसी को रोक दिया जाए। कैसे रोकते हैं, रिप्रेसर के मदद से। रिप्रेसर हम लोग पहले भी जीन स्ट्रक्चर में पढ़े थे। रिप्रेसर क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन को रोक देंगे, और एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए बनने को मदद करेंगे जिससे और आरएनए बने। तो इस प्रोसेस को ही कंट्रोल करके जीन को रेगुलेट किया जाता है कि कब नहीं बनाना है, रिप्रेसर आ जाएगा, और जब बनाना होगा एक्टिवेटर आ जाएगा। इसमें दूसरा क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में पहला क्या है, मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी। अगर सेल में कुछ ऐसा हो कि मैसेंजर आरएनए स्टेबल बन तो जाए लेकिन स्टेबल ना हो, फिर उससे प्रोटीन बनना मुश्किल हो जाएगा। इसमें दो और टर्म आते हैं इंपॉर्टेंट, एटेन्यूएशन और राइबो स्विचेस। तो एटेन्यूएशन का क्या मतलब है, एटेन्यूएशन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन को बीच में ही रोक देना या कम कर देना, ताकि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ना बने। ये एक तरह का अर्ली टर्मिनेशन ऑफ है ट्रांसक्रिप्शन का, जो सेल की जरूरत के हिसाब से अपने आप ऑन ऑफ होता है। दूसरा क्या है, राइबो स्विचेस। राइबो स्विचेस क्या होते हैं, ये कुछ आरएनए के सीक्वेंस होते हैं जो बिना प्रोटीन के मदद के किसी छोटे मेटाबोलाइट से सीधे बंधकर मैसेंजर आरएनए की संरचना बदल देते हैं, और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑन ऑफ हो जाता है। तो राइबो स्विचेस क्या है, जो मैसेंजर आरएनए बना उसी में कुछ सीक्वेंस है जिससे कुछ दूसरे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को बदल देंगे। जब स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से भी जीन को रेगुलेट किया जाता है। तीसरा क्या है, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो इसमें किसको कंट्रोल करते हैं, राइबोसोम के बाइंडिंग को और इनिशिएशन को। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ट्रांसलेशन में राइबोसोम बाइंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है और इनिशिएशन।
तो अगर इन्हीं स्टेप को इनिशिएशन फैक्टर की मदद से रेगुलेट किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, की प्रोटीन बनने ही ना दिया जाए। और आखिर क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन गया लेकिन प्रोटीन फंक्शनल ना किया जाए, कुछ मॉडिफाई किया जाए, और बन गया तो उसको डिग्रेड किया जाए। तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैक ओपेरान और ट्रिप्टोफैन ओपेरान, जो दोनों हम लोग को पढ़ना है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन है, जो अभी नहीं पढ़ना है, कभी आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन से होता है, ज्यादा प्रोटीन बन चुका है तो इसको बोला जाएगा अब मत बनाओ। और मॉडिफिकेशन और डिग्रेडेशन प्रोटीन कैसे होता है, एंजाइम फीडबैक इनिशियल से एंजाइम खुद ही सक्रिय होकर बोलेगा इसको डिग्रेड कर दो। तो हम लोग को ज्यादा फोकस किस में करना है, लैक ओपेरान और ट्रिप्टोफैन ओपेरान में। तो बैक्टीरिया में जैकब और मोनाद दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1961 में ये आइडिया दिया कि बैक्टीरिया का जो जीन होगा जिससे प्रोटीन बनेगा उसमें क्या होते हैं, ओपेरान होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओपेरान क्या है। तो ओपेरान क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन, कई जीन है, A B C जीन है, जिसका कंट्रोल किसके पास है, सिंगल प्रमोटर और रेगुलेटरी एलिमेंट है। जैसे हम लोग जीन स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि एक प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिनसे प्रोटीन बनेंगे। तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि प्रोमोटर एक है लेकिन जीन उसके बाद कई है। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कई जीन का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा एक ही मैसेंजर आरएनए से, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि प्रमोटर क्या होता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा। ऑपरेटर क्या है, ये ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, जिसमें कौन आता है, रिप्रेसर प्रोटीन आता है, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर आता है। अगर रिप्रेसर आ गया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर बैठ तो जाएगा लेकिन आगे स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच नहीं पाएगा। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जो जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, और वो एंजाइम हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं जो फंक्शनल होंगे सेल्स के। और क्या होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, जो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन या एक्टिवेटर या दूसरे चीज बनाते हैं जो क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ये कहाँ होते हैं, या तो इस प्रोमोटर से पहले होंगे जिसको अपस्ट्रीम कहते हैं, या डिस्टेंस कहीं भी दूर पे हो सकते हैं। तो ओपेरान क्या है, एक ऑफिस की तरह है जिसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन। और ओपेरान क्या हो गया कि एक प्रोमोटर हो और कई जीन्स उसमें हो। अब जो हम लोग पॉलीसिस्टोनिक ओपेरॉन स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ओपेरॉन का क्या मतलब है कि एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर हो, और उसके बाद क्या हो, कई स्ट्रक्चर। यूकैरियोट में हमेशा प्रमोटर ऑपरेटर के बाद एक ही जीन होता है, फिर दूसरा प्रमोटर ऑपरेटर होगा, दूसरा जीन होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में, जिसको ओपेरॉन कहा जाता है, उसमें सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर होता है, और उसके बाद कई स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा तो जीन 1 का भी मैसेंजर आरएनए बनेगा, जीन 2 का भी एक ही साथ बनेगा जीन 3 के साथ। और जब इनसे ट्रांसलेशन होगा, जीन 1 का अलग प्रोटीन बनेगा, जीन 2 का अलग प्रोटीन, और जीन 3 का अलग प्रोटीन बनेगा। तो ऐसे मैसेंजर आरएनए को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। और ऐसे डीएनए जो कई जीन आपस में हो जिसका एक प्रोमोटर ऑपरेटर हो, उसको क्या कहते हैं, ओपेरान कहते हैं। यही ओपेरान होता है। तो बैक्टीरिया, अगर टाइप्स ऑफ ओपेरान की बात करें तो बैक्टीरिया के पास दो तरह के ओपेरान होते हैं। एक को कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरान और दूसरा रिप्रेसिबल ओपेरान। तो इंड्यूसिबल ओपेरान क्या है, ये क्या होते हैं, नॉर्मली बंद रहते हैं, पर जब इंड्यूसर आता है तब क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। जैसे घर का लाइट दिन भर बंद रहता है लेकिन जैसे ही रात होता है हम लोग जला देते हैं। वैसे ही इंड्यूसिबल ओपेरन क्या होता है, नॉर्मली ऑफ रहता है, जैसे ही इंड्यूसर आएगा, इंड्यूसेबल है तो उसमें इंड्यूसर याद रखना, इंड्यूसर आ जाएगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। इसका ही उदाहरण क्या है, लैक ओपेरन, जिसको आगे अभी डिटेल में देखेंगे। दूसरा ओपेरन क्या होता है,
रिप्रेसेबल ओपेरान। ये क्या होता है, नॉर्मली चालू रहता है, पर जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए या कुछ बन रहा हो, बन क्या रहा है, आरएनए बन रहा है, तो जब ज़्यादा बनने लगता है तब क्या होता है, ये बंद हो जाता है। किसके मदद से, को रिप्रेसर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारा पेट भर गया खाने खाते खाते, तो क्या करेंगे, खाना खाना बंद कर देंगे। उसी तरह रिप्रेसेबल ओपेरन क्या होता है, नॉर्मली ऑन रहता है, ये बनाता जा रहा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ करना पड़ेगा, इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। किसके, ये करता है, को रिप्रेसर से। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे लाइट को रात में जला दिए, फिर दिन हो गया तो उसको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडिसेबल ओपेरा, जो हमेशा क्या रहता है, नॉर्मली ऑफ रहता है, जब जरूरत होगा तब ऑन होगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लैक ओपेरान। लैक का क्या मतलब है, ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से आया है। किसमें, ई कोलाई में स्टडी कर रहे हैं। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनका फेवरेट खाना क्या होता है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज रहेगा तो ये ग्लूकोज को ही खाएंगे, उसी से एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज उनका फेवरेट एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ लैक्टोज का बात कैसे हो रहा है, तो लैक ओपेरा में कुछ जीन होते हैं जो लैक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लूकोज के लिए नहीं होते हैं। तो जब ग्लूकोज नहीं होता तब ये जीन क्या होते हैं, ऑन होते हैं, और बाकी समय क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो ये कब काम करता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो और क्या हो, ग्लूकोज एब्सेंट हो। तो ई कोलाई क्या खाता है, ग्लूकोज खाता है प्राइमरी एनर्जी के लिए। जब ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा तो क्या इसको पसंद आएगा, तब लैक्टोज खाएगा, उससे पहले इसको लैक्टोज से कोई कोई प्यार नहीं है। तो लैक ओपेरन कब एक्टिवेटेड होता है, जब सेल में लैक्टोज आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा लैक्टोज का, कहाँ, सेल के अंदर। तो ये कैसा एग्जाम्पल होगा, इंड्यूसिबल। जब लैक्टोज आया तभी ये ओपेरन काम करेगा, नहीं तो बंद रहेगा। और जब सेल में लैक्टोज आ जाता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, क्योंकि अल्टीमेट एनर्जी सोर्स सारे सेल के लिए क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। तो ई कोलाई का जो इकोनॉमाइज है, मतलब इकोनॉमी क्या है, एनर्जी यूसेस का, कि अगर सेल में ग्लूकोज है तो किसी और चीज के जीन्स से प्रोटीन बनने का या एंजाइम बनने का जरूरत नहीं है। जब वो एकदम ना हो तभी वो काम करे, तो ये एनर्जी का क्या है, बचत है। दिन भर लाइट, सूर्य का रोशनी है, प्रकाश है, तो बल्ब जलाने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करें। उसी तरह बैक्टीरिया भी करता है। तो ये जो लैक ओपेरन होता है, इसके जीन के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मेन जीन होते हैं, एक एक करके देखते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लैक लैक्टोज के लिए, इसीलिए लैक आई, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए लिखा हुआ है। तो लैक आई क्या है, ये एक रेगुलेटरी जीन है, ये ओपेरन का पार्ट नहीं है, ये बहुत दूर रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर जो भी होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, ऑपरेटर पे। प्रमोटर के बाद अभी हम लोग देखे थे ऑपरेटर है। तो जो भी ये रिप्रेसर बनाएगा वो क्या करेगा, ऑपरेटर से आके जुड़ जाएगा। तो अभी याद रखते हैं क्या करता है रिप्रेसर, ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। तो लैक आई क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन, ये आरएनए बनाएगा जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और ये ओपेरान से काफी दूर रहता है। फिर क्या आता है प्रमोटर, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज यही आके बैठेगा। ऑपरेटर कहाँ है, अभी बताए, जो लैक रिप्रेसर से जुड़ता है और प्रमोटर के बाद होगा। इसके बाद तीन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जीन होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन है। पहला जीन से क्या बनता है, एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करता है, लैक्टोज को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब सेल में लैक्टोज मान लीजिए है या आ जाए, तो उसको यूज करना होगा एनर्जी के लिए, तो ये एंजाइम क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ग्लूकोज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। तो लैक जेड जीन जो होता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोटीन बनाएगा। लैक वाई कर कर क्या करता है, ये भी एक एंजाइम का प्रोटीन बनाता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, लैक्टोज परमिएस। परमिएस क्या करता है,
सेल में लैक्टोज को लाने का, अगर मान लीजिए कहीं बैक्टीरिया है उसके आसपास बहुत सारा लैक्टोज है, तो सेल के अंदर कैसे आएगा, इस एंजाइम के मदद से आता है, जिसका क्या नाम है, लैक्टोज परमिएस। तो जब लैक्टोज होगा तभी ये लैक्टोज परमिएस एक्टिव होगा लैक वाई जीन से। तीसरा क्या है, लैक ए। ये भी एक एंजाइम के लिए प्रोटीन बना रहा है, जिससे एंजाइम बनता है, जिसका क्या नाम है, थायोगैलेक्टोसाइडेस ट्रांस एसिटाइलेज। इसका मुख्य काम क्या है, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट को, जब ये बनता है तो इससे कुछ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करना, रिमूव करना सेल से। और एक अपस्ट्रीम रेगुलेटरी साइट होता है, जिसका क्या नाम है, कैप साइट। जैसे मैसेंजर आरएनए का कैप था, इसी तरह ये एक रेगुलेटरी साइट है, जिसका क्या नाम है, कैप। तो कैप का यहाँ टोपी नहीं है, कैप का फुल फॉर्म क्या है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। और वो कैप यूकैरियोट में होता था, ये प्रोकैरियोट का कैप है। ये क्या है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये किससे बाउंड करता है, साइक्लिक एएमपी से। इसको हम लोग आगे समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो किसके पे डिपेंड करता है, लैक्टोज में, तब लैक्टोपेरान क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इसको आगे समझते हैं कैसे होगा। तो जो लैक ओपेरान है, इसको दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक का रहा है नेगेटिव कंट्रोल, दूसरा पॉजिटिव कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव कंट्रोल देखेंगे, किसके द्वारा, लैक रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा। अब इसको समझते हैं कि रिप्रेसर इंड्यूसर सिस्टम, ये नेगेटिव कंट्रोल कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहला केस क्या है, जब लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो क्या जरूरत है ये सारे जीन से कुछ बने, जब नहीं है लैक्टोज तो ये जीन से प्रोटीन बना के, एंजाइम बना के कोई फायदा नहीं है। तो ये इसमें क्या होता है कि एक लैक रिप्रेसर लैक रिप्रेशन, जो लैक आई जीन है वो क्या बनाता है, लैक रिप्रेसर। ये क्या होता है, एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, लैक आई जीन से बन रहा है। और ये आके कहाँ बैठ जा रहा है, लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन में। अब प्रोमोटर पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, तो क्या होगा, ये फिजिकली ब्लॉक कर दिया, और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा स्ट्रक्चरल जीन का। कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, किसके लिए, लैक्टोज मेटाबॉलिजिंग एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। और ओपेनान रिमेस क्या होगा, इनएक्टिव या रिप्रेस। तो बहुत आसान है कि जब सेल में लैक्टोज नहीं है तो हमेशा क्या होता है, लैक आई क्या बनाता है, लैक रिप्रेसर, जो कहाँ आ जाता है, ऑपरेटर में। ऑपरेटर को बाइंड करेगा, और क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, किसी भी जीन से कोई भी आरएनए नहीं बनेगा, ना आगे प्रोटीन बनेगा, तो कोई एनर्जी सेल का लॉस नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब सेल में लैक्टोज नहीं हो। अब क्या होता है, मान लीजिए सेल में ग्लूकोज खत्म हो गया, या ग्लूकोज नहीं है, और लैक्टोज मॉल फ्रैक्शन में लैक्टोज आने लगा। तो जब लैक्टोज आने लगता है तो इससे क्या बनता है, एलोलैक्टोज। इसको समझेंगे एलोलैक्टोज कैसे बनता है थोड़े 1 मिनट बाद, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो ये एलोलैक्टोज है, ये किससे जुड़ जाता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन लैक आई से बन के यहाँ ऑपरेटर में आता था, वो आने से पहले किससे जुड़ गया, एलो लैक्टोज से जुड़ गया। अब क्या होगा, एलो लैक्टोज लैक रिप्रेसर से बाइंड कर गया, तो इससे क्या होगा, रिप्रेसर क्या होगा, यहाँ ऑपरेटर पे नहीं जा सकेगा। और आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आगे बढ़ के ये तीनों जीन से आरएनए बनाएगा, और बाद में तीनों प्रोटीन बनेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये ओपेरान क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। किससे इंड्यूस्ड हुआ, एलो लैक्टोज से। यानी लैक्टोज आने से एलो लैक्टोज बना, वो क्या किया, रिप्रेसर को बाइंड कर दिया, और इस ओपेरान को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमियस और ट्रांस एटिसाइलेज बनेगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ये एलो लैक्टोज कहाँ से आ रहा है, ये अचानक कहाँ आ गया, अभी तक तो लैक्टोज का बात कर रहे हैं। तो लैक्टोज जब बाहर से सेल में आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं एक एंजाइम होता है परमियस, जो लैक वाई से बनता है। अभी कम है तो सेल में ज्यादा आ ही नहीं पाएगा, फिर भी थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आ जाता है। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, जो बताए थे क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसका भी कुछ अमाउंट सेल में
पहले से होता है, बेसल लेवल पे होता है, यानी 100% तो नहीं होगा, लेकिन एक दो इसके अणु मॉलिक्यूल जरूर मौजूद होते हैं। तो जो बीटा गैलोक्सिडेज थोड़ा मोड़ा भी है, ये क्या करेगा, लैक्टोज पे रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। लेकिन इसमें एक साइड रिएक्शन भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट बनता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें लैक्टोज को तोड़ते समय बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, कुछ लैक्टोज अणुओं को जोड़ देता है और उससे क्या बन जाता है, एलोलैक्टोज बन जाता है। तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। एलोलैक्टोज में क्या होता है, बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जाता है, जबकि लैक्टोज में बीटा 1,4 बॉन्ड होता है। तो क्या था, थोड़ा सा भी लैक्टोज आया, उसको बीटा गैलोक्साइडेज जो पहले से था वो तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना है। इसी में एक और रिएक्शन हो जाता है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा एलोलैक्टोज बन जाता है। और ये एलोलैक्टोज तुरंत रिप्रेसर से बाइंड करने लगता है। जैसे ही बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज तुरंत आगे बढ़ेगा और इंजीन से आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन क्या बनाएंगे, एंजाइम। फिर धीरे धीरे जितना सेल में लैक्टोज परमिएस करेगा, आता रहेगा और ये रिएक्शन चलता रहेगा, और ओपेरॉन क्या हो गया, ऑन हो गया। ये तो हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन का बात की कि जब ग्लूकोज सेल में होता है, लैक्टोज नहीं होता, तो रिप्रेसर बाइंड करके बंद रखता है, और जब ग्लूकोज नहीं होता, लैक्टोज आता है, तब रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है एलोलैक्टोज, और फिर सिंथेसिस शुरू हो जाता है। इसका एक दूसरा रेगुलेशन भी है, जिसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं, या कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब सेल में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ई कोलाई क्या फुली एक्टिवेट कर पाता है ये जीन को, क्योंकि लैक्टोज आएगा तो एलोलैक्टोज बनेगा और रिप्रेसर को बाइंड कर लेगा, तो इसको बनना चाहिए, लेकिन असल में सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेल में क्या मौजूद रहता है, ग्लूकोज। तो सिस्टम तभी काम करेगा जब ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब सेल में ग्लूकोज हो, हाई ग्लूकोज हो, तो सेल में एक और कंपाउंड होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या होता है, जब ग्लूकोज हाई होता है, साइक्लिक एएमपी लो हो जाता है। ऐसा इन दोनों के बीच रिश्ता है कि ग्लूकोज ज्यादा होगा तो सेल में साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा। तो जो प्रमोटर है, इससे पहले एक खास साइट होता है, जिसको कैप साइट कहते हैं। इस कैप साइट से कौन जुड़ता है, एक कैप प्रोटीन जुड़ता है। और कैप प्रोटीन कब जुड़ता है, जब इसके साथ साइक्लिक एएमपी हो। और अगर कैप साइक्लिक एएमपी के साथ जुड़ के कैप साइट में आ जाएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को बहुत अच्छे से बाइंड करेगा और पीछे से धक्का मारेगा और क्या कहेगा, ट्रांसक्रिप्शन तो अच्छे से बढ़िया तरीके से करो। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जब बहुत सारे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का किससे दुश्मनी है, साइक्लिक एएमपी से। तो साइक्लिक एएमपी सेल में कम हो जाएगा और ये कैप से बाइंड नहीं करेगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो ये कैप साइट में जा नहीं पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने के लिए धक्का नहीं मार पाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ तो ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इसको धक्का देने वाला कोई नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, लेकिन बहुत वीक ट्रांसक्रिप्शन होगा, कमजोर होगा, तो बहुत कम होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज वीकली बाइंड करेगा और क्या होगा, लो ट्रांसक्रिप्शन होगा सेल में। कब, जब ग्लूकोज किसको इनहिबिट करेगा, साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को। उससे क्या क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और बाइंड नहीं कर पाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तो करेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कम होगा। तो ये किसका उदाहरण है, पॉजिटिव रेगुलेशन का। तो इसका सेकंड केस अब देखेंगे, जब ग्लूकोज क्या हो, एब्सेंट हो। इस केस में क्या होगा, या तो ग्लूकोज लो हो या ग्लूकोज एब्सेंट हो। तो इसका दुश्मनी किससे था, साइक्लिक एएमपी से। अब ग्लूकोज नहीं है तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और साइक्लिक एएमपी किससे बाइंड करेगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से। साइक्लिक एएमपी और कैप आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बाइंड करता है, कैप साइट में, और कैप साइट किसके पहले होता है, प्रोमोटर के पहले। अब ये जाके इसको धक्का देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जिससे ज्यादा ये बनने लगेंगे मैसेंजर। तो ये कंडीशन कब हो रहा है, जब ग्लूकोज
कम हो और साइक्लिक एमपी हाई हो जाए, साइक्लिक में एमपी कैप से कॉम्प्लेक्स बनाए और कैप साइट पे आके जुड़ जाए और आरएनए पॉलीमरेज को बढ़िया से धक्का दे, इसके बाइंडिंग को प्रमोट करे और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाए, हाई। और क्या इसमें होना चाहिए, लैक्टोज भी प्रेजेंट हो जो रिप्रेसर को बाइंड करे एलोलैक्टोज, ताकि ये रास्ता भी खुला रहे। लास्ट में रास्ता खुला था लेकिन धक्का नहीं लग रहा था तो आगे नहीं बढ़ रहा था। यहाँ रास्ता भी खुला है, वहां भी रास्ता खुला था, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग धक्का मारने के लिए कौन है, साइक्लिक एमपी कैप कॉम्प्लेक्स। तो जो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन होता है, एक तो हम लोग देख लिए कि पहले नेगेटिव रेगुलेशन था रिप्रेसर से और पॉजिटिव रेगुलेशन किससे था, कैप साइक्लिक एमपी के बाइंडिंग से। जब बाइंड होगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर एंट्रेंस में कि कौन से कंडीशन में होगा किस में नहीं होगा, तो इसको एक एक करके देखेंगे, बहुत आसान है। यहाँ क्या करें, बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो एलोलैक्टोज बनेगा और ये क्या करेगा, लैक रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ग्लूकोज भी है तो ग्लूकोज हाई होगा तो कौन कम होगा, साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी कैप से जुड़ नहीं पाएगा और कैप साइट पे आ नहीं पाएंगे और आरएनए पॉलीमर इस अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कुछ तो होगा क्योंकि ये रिप्रेसर यहाँ से हट चुका है, लेकिन लो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ग्लूकोज हाई होगा तो कौन लो होगा, लो साइक्लिक एएमपी। नो कैप सीएमपी। लैक्टोज हाई है तो रिप्रेसर तो इनएक्टिव हो गया लेकिन ट्रांसक्रिप्शन बहुत बेसल लेवल पे, मतलब थोड़ा सा होता है। सेकेंड केस क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एब्सेंट। लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक रिप्रेसर यहाँ जुड़ जाएगा आराम से, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एमपी पहले से ही लो हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तीसरा क्या है, बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज एब्सेंट। तो लैक्टोज एब्सेंट होगा तो फिर लैक रिप्रेसर बैठ जाएगा और ग्लूकोज भी एब्सेंट है तो साइक्लिक एमपी हाई होगा, कैप से बाइंड करेगा, ये धक्का तो देगा लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि लैक रिप्रेसर है। और चौथे और फाइनल केस में क्या है, ग्लूकोज पूरी तरह एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज बनेगा और लैक रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ जुड़ नहीं पाएगा। साइक्लिक एमपी हाई हो जाएगा, ग्लूकोज एब्सेंट है तो कैप से जुड़ेगा और अच्छे से इसको प्रमोट करेगा, तो हाई ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ग्लूकोज हाई होगा, सॉरी ग्लूकोज लो है तो हाई साइक्लिक एमपी है, कैप सीएमपी बाइंडिंग अच्छे से होगा। लैक्टोज हाई है तो रिप्रेसर इनएक्टिव होगा और स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बताने का क्या उद्देश्य था कि लैक्टोज तभी काम कर सकता है जब क्या हो, ग्लूकोज पूरी तरह से एब्सेंट हो। यही पूरा समरी था इस लेक्चर का कि लैक ओपेरन तभी काम बेस्ट करेगा जब ग्लूकोज एब्सेंट हो। थोड़ा भी ग्लूकोज हो तो वो प्रेफरेंस किसको देगा, ग्लूकोज को, लैक्टोज को नहीं। ये सारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों हो रहा है कि जब जरूरत हो तभी यूज हो, अनावश्यक ना हो। तो हमें ई कोलाई एक बैक्टीरिया भी ये सिखा रहा है कि कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक वो हो तो उसका यूज करो, जब ना हो तब अपना दूसरा तरीका अपनाओ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरान के बारे में बात करेंगे। आप जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें। थैंक यू।